नमस्कार। एग्जाम्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अपना यूनिट 1 जो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और ये यूकेएसएससी एडीओ के एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक होगा, स्पेशली यूकेएसएससी एडीओ एग्ज़ाम। बाकी और भी एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक्स आती है तो वहाँ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो ये यूनिट 1 है जो ये कंपलसरी होगा सभी के लिए। और यह जो कोर्स रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए जो भी इसे देखना चाहेंगे। इसमें मैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ द कॉस्ट कराऊंगा। उसके बाद इसमें एमसीक्यू सेशन भी होंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि पहला जो यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। परिचय है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक सेकेंड। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। स्वरूप कैसा हो गया? स्वरूप यह कृषि प्रधान देश है, परंतु अब औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है। क्षेत्र में तो इसको कैसे होता है? जैसे उत्पादन है, वितरण है, उपभोग, निवेश, रोजगार, गरीबी, असमानता, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि विषय शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम कि भारतीय कृषि की विशेषताएं और भूमिका क्या क्या होती हैं, तो जैसे इसमें देखा गया तो यहाँ पे विशेष देखिए कि भारतीय जो कृषि है ये सबको पता है कि ये मानसून पर निर्भरता ज़्यादा रहती है। इसमें छोटे और बिखरे हुए जोत होते हैं। छोटे जोत अगर हम बात करते हैं तो सीमांत जोत आता है एक, ठीक है। 5 प्रकार के जोत होते हैं। सीमांत जोत होते हैं जो 0 से 1 हेक्टेयर तक जिसके पास भूमि होती है उसे सीमांत जोत करते हैं। उसके बाद आता है मध्य जोत, है ना, जो 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। फिर मध्य लघु जोत होता है 4 से 8। उसके बाद मध्यम जोत होता है 8 से 10 के हेक्टेयर के बीच में। फिर होता है अ, उच्च जोत, तो ये होता है 10 हेक्टेयर से अबव, है ना। तो इस टाइप के जोत को भी बांटा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और कम उत्पादकता भारतीय कृषि में देखी गई है, ठीक। उसके बाद भूमिका क्या रहती है? तो 45% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। अभी भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह कितनी है? 45% से अधिक क्या है? अभी कृषि पर निर्भर है। और इसी कारण क्या होती है भारत में क्या है? छिपी बेरोजगारी यानी पर्सनल बेरोजगारी बहुत मात्रा में बढ़ी है। नेक्स्ट है अगर हम देखें खाद्यान्न आपूर्ति है और औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति और निर्यात में योगदान, इसमें इनकी भूमिका रहती है। और ग्रामीण विकास का आधार ग्रामीण विकास का आधार। तो ये हमने देखे कुछ पॉइंट जो थे भारतीय कृषि से। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे हमारा कि लैंड रिफॉर्म्स और कॉमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी भूमि सुधार और कृषि का वाणिज्यकरण के बारे में। भूमि सुधार से हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसका। भूमि सुधार से क्या मतलब आता है? तो भूमि सुधार भारत की आज़ादी के बाद किए गए परिवर्तन है जिसका उद्देश्य था किसानों को जमीन का मालिक बनाना, जमींदारों की शोषण प्रणाली को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कृषि उत्पादकता बढ़ाना था और ग्रामीण क्षेत्र में समानता लाना था। भूमि सुधार का इतिहास के बारे में अगर बात करें हम तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में स्थिति देखते हैं। ब्रिटिश काल में क्या था? तो ब्रिटिश काल में जैसे जमींदारी प्रथा थी, है ना, यह बंगाल, बिहार और यूपी में थी। 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली अपनाई थी। उसके बाद रियतवाड़ी प्रथा थी। तो रियतवाड़ी प्रथा जो प्रथा थी वो मद्रास और बॉम्बे में थी और ये थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था थी पंजाब और मध्य भारत में, ये विलियम बेंटिक के द्वारा लाई गई थी ये प्रथा माहलवाड़ी। तो 3 प्रथाएं मुख्यतः देखे जाते हैं हम। जमींदारी प्रथा होती है, रियायतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा थी। इन प्रणालियों में क्या था कि किसान के वास्तविक मालिक नहीं थे। तो किसान क्या था इसमें? वास्तविक मालिक नहीं होता था। बीच में इसमें मीडिएटर का काम करता था एक जो जमींदार होता था और उसके ही कहने पर वो कार्य करता था। मतलब बहुत शोषणकारी नीति थी ये।
उन्हीं जमींदारों को भारी लगान देना पड़ता था, है ना। तो जो जमींदार होता था, जमींदार क्या करता था, जो कृषि करते थे, जो किसान होते थे, उनसे काफ़ी लगान लिया जाता था। नतीजा क्या हुआ इसका कि किसानों का शोषण, गरीबी और ऋण जाल में किसान फंसता गया था। स्वतंत्रता के बाद जब भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी तो 1947 में आज़ादी के बाद देश के अधिकांश किसान भूमिहीन थे और किराए पे थे। यानी बहुत से किसान इसमें ऐसे थे जो जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, लेकिन वो क्या करते थे, एक हिसाब से उसमें कार्य करते थे किराएदार के रूप में। इसलिए सरकार ने भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। भूमि सुधार के चरण क्या क्या थे? तो भूमि उन्मूलन आरंभ हुआ था 1948 में, और उद्देश्य क्या था? जमींदारों और मध्यस्थता को समाप्त कर वास्तविक किसानों को भूमि का अधिकार देना था। कानून लगभग सभी राज्यों ने पारित किए थे, जिसे जमींदारी अबोलिशन एक्ट भी कहा जाता है। तो क्या था कानून जो था, लगभग सभी राज्यों में जमींदारी अबोलिशन एक्ट पारित किया था। इसके परिणाम क्या हुए थे? करीब 2 करोड़ किसानों को मालिकाना हक मिला था, लेकिन कुछ सीमाओं के कारण सभी भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं मिल पाई थी। भूमि किराए सुधार थे, यानी टेनेसी रिफॉर्म्स था इसमें। और इसके उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य था इसका किसानों को सुरक्षित अधिकार देना था, उचित किराया निर्धारण करना था, और बेदखली से सुरक्षा था। कई राज्यों में किराया अधिकतम 1/4 से लेकर 1/3 तक तय किया गया था। भूमि स्वामित्व सीमा क्या थी? इनमें सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स था इसमें। और उद्देश्य थे इसके, कोई भी व्यक्ति या परिवार तय सीमा से अधिक भूमि ना रखे। नंबर दूसरी था अतिरिक्त भूमि सरकार ने लेकर भूमिहीन किसानों को बांटने की नीति अपनाई थी, और सीमा राज्यवार अलग थी और 10 से लेकर 54 एकड़ तक थी। भूमि वितरण क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड था। उसके बाद अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण, यानी भूमिहीन और दलितों और गरीब किसानों में किया गया था, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसका असर क्या था? सीमित रहा था। मतलब इसका पूरे मतलब इतना अच्छा असर नहीं पड़ा था। क्या था ये व्यावहारिक रूप में, तो क्या होता है, कानून तो बन जाता है, लेकिन क्या था, व्यावहारिक रूप में ये लागू नहीं होता। भूमि अभिलेख सुधार के बारे में कहते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन। तो भूमि स्वामित्व के सही रिकॉर्ड और डिजिटल अभिलेख तैयार करने पर जोर दिया गया था। हाल के वर्षों में डिजिटल इंडिया लैंड्स रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी DILRMP लागू हुआ था। नेक्स्ट है भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य थे। तो क्या क्या उद्देश्य थे इसमें? कृषि में समानता लाना था, किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना था, कृषि उत्पाद बढ़ाना था, गरीबी और असमानता को घटाना था, सामाजिक न्याय और ग्रामीण स्थिरता सुनिश्चित करना था। और भूमि सुधारों की उपलब्धता उपलब्धियाँ थी इसमें, ठीक है। तो इसमें सामाजिक सुनिश्चित करता, भूमि सुधार की उपलब्धियों में क्या क्या था कि जमींदारी समाप्ति हुई थी। उसके बाद कुछ राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल में सफल भूमि का भी वितरण किया गया था। नेक्स्ट है इसमें कृषि में उत्पादकता और निवेश में वृद्धि हुई थी। कृषि में उत्पादकता और निवेश में वृद्धि हुई थी। भूमि सुधार में कुछ कमी थी, भूमि सुधार में कमियाँ थी। कई राज्यों में अधिक कई राज्यों में अधिनियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ। बड़ी जोतों के मालिकों ने कानून से बचने के उपाय ढूंढे थे। भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि नहीं मिली। रिकॉर्ड और सर्वेक्षण व्यवस्था कमजोर रही। कृषि का वाणिज्यीकरण का क्या आशय है, इसके बारे में देखते हैं। जब किसान केवल स्वयं के उपभोग के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बिक्री के उद्देश्य से फसल उगाते या लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वाणिज्य कृषि या कॉमर्शियल मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या, इतिहास की बात करें हम इसमें, तो क्या था, ब्रिटिश काल में आरंभ में क्या था, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में जब भारत का व्यापार इंग्लैंड से जुड़ा, तो कृषि वाणिज्य परिवर्तन शुरू हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार ने नकदी फसल जैसे कैश क्रॉप, कपास, नील, तो अगर नकदी फसल की बात करें तो कपास आ जाए, नील, गन्ना, चाय, जूट, तंबाकू, अफीम आदि खेती को बढ़ावा दिया। उद्देश्य क्या थे? ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना था और भारतीय बाजार को उनके माल के लिए खोलना था। नेक्स्ट था 1860 से लेकर 1947 के बीच की स्थिति के बारे में बात करें, तो रेल और परिवहन के विकास से बाजार कृषि तेजी से बढ़ी थी।
किसानों ने खाद्य फसलों गेहूं चावल की जगह नकदी फसलों की ओर रुझान किया था, किंतु लाभ ब्रिटिश व्यापारी को मिला और किसान ऋण जाल में फंसे रह गए। स्वतंत्रता के बाद वाणिज्यीकरण, यानी स्वतंत्रता के बाद वाणिज्यीकरण हुआ था, जैसे हरित क्रांति 1966 में शुरू हुआ था। कृषि को आधुनिक और बाजारमुखी बनाया था। किसी किसान अब उत्पादन लागत, समर्थन मूल्य, निर्यात और कृषि उद्योग से जुड़ने लगे थे। वाणिज्य वाणिज्यीकरण के प्रभाव क्या क्या थे? कृषि में आधुनिकी तकनीकी और उत्पादन वृद्धि, रोजगार आय में सुधार, खाद्य सुरक्षा का खतरा क्या क्या था? खाद्य सुरक्षा का खतरा था, जगह नकदी फसलों की ओर झुकाव था और क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। ये थी। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि भूमि सुधारों ने का किसानों को जमीन का मालिक बनाया, और और कृषि की वाणिज्यीकरण ने उसे बाजार से जोड़ दिया। दोनों ने दोनों ने मिलकर भारत की कृषि व्यवस्था सामाजिक आर्थिक रूप से बदल दिया। तो भूमि सुधार के थे, तो भूमि सुधार में क्या क्या कहता, तो इसमें क्या कहता, जैसे जमींदारी उन्मूलन था, भूस्वामी अधिकार था, भूमि सीमा निर्धारण थी, भूमिहीनों को भूमि वितरण किया गया था, कृषि का वाणिज्यीकरण था, नगदी फसलें कपास गन्ना चाय आदि थे, है ना। उसके बाद बाजार उन्मुख उत्पादन क्या कहता, आय वृद्धि हुई, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम बात करें भारतीय कृषि नीति और ग्रामीण विकास की समस्या है। कृषि नीति का समस्या उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय में सुधारना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। मुख्य समस्या क्या थी? सिंचाई की कमी थी, उर्वरक और बीज बीज की अनुपलब्धता थी, ऋण व्यवस्था की कमजोरी थी, यानी किसानों में क्या था, ऋण नहीं मिल पाता था, लोन आसानी से नहीं मिल पाता था, बाजार में दलाली और मूल्य अस्थिरता थी, यानी बाजार में क्या थी, दलाली दलाली हो जाती थी और मूल्य में क्या थी, अस्थिरता थी, यानी समानता नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करें ग्रामीण विकास और ग्रामीण सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास और रोजगार योजनाओं का विकास करना था। इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे इसी में। तो वृद्धि क्या थी? वृद्धि क्या होता है? ग्रोथ क्या होती है? तो उत्पादन में, जब उत्पादन और आय में मात्रात्मक वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहा जाता है। तो ग्रोथ क्या होता है? जब उत्पादन और आय में क्या होती है? मात्रात्मक वृद्धि हुई तो ग्रोथ की श्रेणी में आते हैं, यानी वृद्धि। विकास क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और मानव कल्याण में गुणात्मक सुधार होता है जब। तो क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और मानव कल्याण में जब गुणात्मक सुधार होता है तो उसे विकास की श्रेणी में रखा जाता है। अंतर विकास में समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इकोनॉमिक्स मॉडल की अगर हम बात करें, मॉडल एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास और विकास के सिद्धांत, जैसे रोस्टो का विकास चरण सिद्धांत था, यानी स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्योरी थी, इसकी की थी रोस्टो की। तो रोस्टो की अगर कहीं पूछा जाएगा कि रोस्टो की थ्योरी कौन सी, तो स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्योरी थी इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें, हेरा हेरा डोमर मॉडल था, हेरा डोमर मॉडल। फिर लोविस का था द्विक्षेत्रीय मॉडल था, यानी लुइस का टू सेक्टर मॉडल था, और मान लोविस का था इंडियन प्लानिंग मॉडल। ठीक। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट्स, यानी जनसांख्यिकी और भौगोलिक बाधाएं क्या क्या होती हैं, तो इसमें देखते हैं। बाधाएं में, भारत में आर्थिक विकास में दो प्रमुख सीमाएं हैं। एक है जनसांख्यिकी, यानी जो जनसंख्या से जुड़ी है। दूसरा है भौगोलिक, यानी भौतिक स्थिति, जलवायु, भूमि, प्राकृतिक संसाधन आदि से जुड़ी है। ये दोनों प्रकार की सीमाएं भारत की अर्थव्यवस्था, उत्पादन और विकास की गति को प्रभावित करती हैं। डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट, यानी जनसंख्या बाधाएं, और जनसांख्यिकी का अर्थ के बारे में बात करते हैं। जनसांख्यिकी क्या होता है? जब अ, जनसांख्यिकी का संबंध जनसंख्या के आकार, संरचना, उत्पाद वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर और जनसंख्या वितरण से है। तो जनसांख्यिकी क्या होता है? जनसांख्यिकी होता है का संबंध होता है जनसंख्या के आकार होता है, संरचना होती है, वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या का वितरण से है। भारत जैसे देश में जनसंख्या तेजी से वृद्धि
तेज तेज वृद्धि ने विकास की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है बहुत तेजी से हुई, जिसके कारण क्या होता है, विकास की दर क्या होती, तेज हुई। उस हिसाब से बोला विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट है हमारी भारतीय जनसंख्या स्थिति क्या थी। 1951 में जब भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 36 करोड़ की थी, लेकिन 2021 की अगर हम अभी के आंकड़ों में बात करें तो लगभग 138 करोड़ हो गई है, और अभी तो ऊपर ही चले गए। वृद्धि दर में अगर प्रति वर्ष लगभग 1.1% -1.13% के हिसाब से हो रही है। नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा केवल भारत में रहता है, और जनसांख्यिकीय बातों के प्रमुख कारण क्या कहते हैं, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या दर अधिक होने, मृत्यु दर घटने से आबादी क्या होती है, यानी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। अधिक जनसंख्या का अर्थ होता है संसाधनों पर दबाव होता है, बेरोजगारी होती है। जब जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा, संसाधनों पर दबाव होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य में कमी आएगी, निर्भरता यानी अनुपात यानी हाई डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा। नेक्स्ट है 0 से लेकर 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग उत्पादक वर्ग यानी 15 से 59 वर्ष पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में यह अनुपात अभी बहुत अधिक है, जिससे उत्पादक शक्ति का उपयोग कम हो पाता है। निरक निरक्षरता और कौशल की कमी है, यानी इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्किल्स की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अभी भी कमजोर है। कुशल कुशल और श्रम बल की कमी के कारण औद्योगिक विकास धीमा है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार सृजन पीछे रह जाता है। कृषि में छिपी बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को अभी भी व्यापक मात्रा में मिलता है। स्वास्थ्य समस्याएं यानी पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है लोगों को। जनसंख्या बड़ी हिस्सेदारी कुपोषण बीमारियों से ग्रसित है। श्रमबाधा पर नकारात्मक प्रभाव है। जनसांख्यिकी की अगर लाभांश की हम बात करें तो ये भारत में युवा जनसंख्या 15 से 35 वर्ष लगभग 60% युवा है। यदि इन्हें शिक्षा कौशल और रोजगार मिले तो यही जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, परंतु यदि इनकी सही उपयोग ना हुआ तो यह बाधा यानी बर्डन भी बन जाएगा। प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफी कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, श्रम बल की उपलब्धता है, संसाधनों पर दबाव है, और बाजार का विस्तार, बेरोजगारी, जनसंख्या आधारित मांग, गरीबी और असमानता है। तो ये इसके कुछ हैं। उसके बाद जोग्राफिकली जोग्राफिक कंस्ट्रेंट यानी भौगोलिक बाधाएं की बात करें हम, तो भौगोलिक बाधाएं वे प्राकृतिक सीमाएं जो किसी देश के आर्थिक विकास, उत्पादन और परिवहन व्यवस्था को प्रभावित करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति, इंडियन जोग्राफी जोग्राफिकल सेटिंग, भारत का भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह जलवायु, स्थल रूप और संसाधनों में अत्यंत विविध है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीप द्वीप है, पश्चिम में मरुस्थल है, पूर्व में वर्षा प्रधान क्षेत्र है। भौगोलिक प्रमुख भौगोलिक बाधाएं की बात करें हम, तो इसमें अगर बात आती है तो असमान भूमि वितरण है, यानी अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। कुल क्षेत्रफल लगभग 60% कृषि योग्य, परंतु अधिकांश भूमि छोटे किसानों में बटी है। जोतों का आकार औसतन 1.15 हेक्टेयर है। असमान वर्षा सिंचाई व्यवस्था है। कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा सिंचाई प्रचुर है, परंतु राजस्थान, बुंदेलखंड, विदर्भ में सूखा और जल संकट है। ठीक है, उसके बाद है पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राज्यों में भूभाग उबड़ खाबड़ वाला है। कृषि और उद्योग के लिए भूमि सीमित है। परिवहन और संचार कठिन है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन बार बार विकास में बाधा डालते हैं। खनिजों और संसाधन का असमान वितरण भी इसमें होता है। कोयला और लौह अयस्क कोयला और लौह अयस्क झारखंड, छत्तीसगढ़ में अधिक, पर उद्योग क्षेत्र में समान नहीं है। उद्योग क्षेत्र देश भर में समान नहीं है। परिवहन लागत बढ़ती है। भौगोलिक बाधाओं का प्रभाव
क्या क्या होता है देखते हैं। एक तो होता है उत्पादन और परिवहन लागत में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता। उसके बाद औद्योगिक केंद्र कुछ ही राज्यों में सीमित है, ग्रामीण शहरी संतुलन है और समाधान। नेक्स्ट अगर हम बात करें पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाएं जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिंचाई, परिवहन और शिक्षा पर निवेश है। प्राकृतिक संसाधनों का समान सतत उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन, इंटरनेस इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जनसंख्या और आर्थिक विकास का संबंध। उचित जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक होती है। उसके बाद अत्यधिक जनसंख्या गरीबी गरीबी, बेरोजगारी और संसाधन कमी का कारण बनती है। फिर अगर आगे हम बात करें नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी प्राकृतिक व मानव संसाधन विकास। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, खनिज, वन आदि आते हैं। मानव संसाधन विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल विकास के माध्यम से श्रम उत्पादकता बढ़ाना होता है। इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ भारत का विदेशी व्यापार और डब्ल्यूटीओ यानी के बारे में। तो विदेशी व्यापार नीति भारत ने 2023 में निर्यात बढ़ाने और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन भी किया था। डब्ल्यूटीओ की भूमिका व्यापार और उदारीकरण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कृषि और सेवा क्षेत्र में सुधार करना था। मल्टी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी एमएनसी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश और तकनीकी लाने में मदद, लेकिन मुनाफे की निकासी और स्थानीय उद्योगों पर असर भी चिंता का विषय है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसके बारे में हम अगर हम इसमें बात करें डब्ल्यूटीओ की स्थापना की, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश की बात करें तो 164 देश हैं। पूर्ववर्ती इसका संस्था जो थी, इसका जो पहले नाम था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड था, 1948 में बनी थी और बाद में इसी को 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था, डब्ल्यूटीओ में बदल दिया था। ठीक है, पहले इसको गेट 1995 में और फिर इसे गेट कहा जाता है। गेट स्थापना स्थापना का आधार था स्थापना का आधार क्या था, उरुग्वे दौरे तक की वार्ता के बाद 1994 में मार्केस ने मार्केस एग्रीमेंट। तो जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी ये मार्केस समझौते के तहत हुआ था, इस पे हस्ताक्षर हुए थे जिससे डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य की बात करें तो विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देना था और देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करना था। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था स्थापित करना था। टैरिफ और शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं जैसे कोटा लाइसेंसिंग को घटाना था। निर्यात और आयात में समान अवसर देना था। तो ये डब्ल्यूटीओ का कार्य थे। विकासशील देशों को विशेष सहायता और व्यापारिक सुविधा प्रदान करना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का निपटारा करना था। बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे ट्रिप्स होता है की रक्षा करना था। तो ट्रिप्स का कार्य क्या था, बौद्धिक संपदा अधिकारों को की रक्षा करना था, यानी इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। नेक्स्ट है तुम्हारा सेवा क्षेत्र यानी गेट्स, कृषि और उद्योगों में पारदर्शिता लाना था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होते थे, मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौतों का संचालन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ सभी सदस्य देशों के बीच व्यापारिक समझौतों को लागू करने का काम करता है। व्यापार विवादों का समाधान करता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ सेटलमेंट होता है यदि दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को लेकर विवाद हो तो डब्ल्यूटीओ इसे निष्पक्ष रूप से समाधान करता है। नेक्स्ट है इसमें व्यापार नीतियों की समीक्षा। डब्ल्यूटीओ समय समय पर देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तकनीकी सहायता विकासशील देशों को तकनीकी, प्रशासनिक और सहायता भी प्रदान करता है।
वार्ता मंच है, फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन है, यानी WTO देशों को व्यापार से संबंधित नए समझौते सुधार और बातचीत करने का मंच भी प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें हम समझौते क्या क्या होते हैं, गेट है। अगर गेट की बड़ी वस्तु के व्यापार से संबंधित समझौता है, और गेट्स के बाद सेवाओं के व्यापार से संबंधित है। ट्रिप्स की बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित समझौता। ट्रिम्स है जो निवेश से जुड़े व्यापारिक बाधाओं पर समझौता है। तो ये ट्रिम्स और ट्रिप्स, ट्रिप्स मतलब होता है जो बौद्धिक संपदा होती है, और ट्रिम्स होता है निवेश से जुड़ी व्यापारिक। तो दो इसमें होते हैं। इसके बाद होता है, एक होता है AOA, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। भारत में डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश है। भारत में भारत डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत भारत कृषि, वस्त्र, सेवा क्षेत्र, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े कई समझौते में शामिल है। डब्ल्यूटीओ ने भारत को निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता दी, परंतु कृषि और पेटेंट कानूनी चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। ठीक, उसके बाद अगर बात करें हम, तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कुछ, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहे। तो विश्व में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, WTO का एक कार्य भी है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मदद करता है। व्यापारिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निश्चित करता है, और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में भाग लेने के लिए अवसर देता है। अब इसमें हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये होगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले निर्माता होता है, तो RBI ही मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करता है। उसके बाद मुख्य साधन मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या करता है, रेपो दर आती है, रिवर्स रेपो रेट आता है, नकद आरक्षी अनुपात आता है, CRR आता है, और उद्देश्य क्या होते हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रण और मूल्य स्थिति आर्थिक विधि। इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। नमस्कार। और फिर हम आज बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति का जो निर्माता होता है वो RBI की अगर बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। मौद्रिक नीति का निर्णय जो होती है मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में पर नियंत्रण करना होता है। बाजार में वस्तुओं के दाम बहुत तेजी से ना बढ़े, इसलिए RBI मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। जब ब्याज दरें कम होती है और तो निवेश बढ़ता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति यानी रुपए के मूल्य को स्थिर बनाए रखना इसका कार्य है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, यानी बाजार में अत्यधिक तरलता ना फैले, जिससे अर्थव्यवस्था असंतुलित हो। इस और संतुलित भुगतान यानी भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए रखना। विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिर रखना है। नेक्स्ट है, इसका कार्य क्या होता है, मौद्रिक नीति के प्रकार क्या होते हैं। संकीर्ण मौद्रिक नीति होती है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तब RBI धन की आपूर्ति घटाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देती है। परिणाम होता है कि ऋण महंगा होता है, खर्च घटता है, मांग कम होती है, और मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक घट जाती है। फिर उसके उदाहरण होते हैं रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो आदि को बढ़ाना पड़ता है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी यानी रिसेशन आती है तो रोजगार कम होता है, तब RBI ब्याज दरें घटा देती है ताकि लोग अधिक ऋण लेकर निवेश करें। परिणाम क्या होता है इसका, निवेश और मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, और विकास दर बढ़ती है। उदाहरण के लिए रेपो रेट और CRR को घटाना पड़ता है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण क्या क्या होते हैं, तो परिणामात्मक उपकरण होते हैं। इसमें क्या होता है, इनसे पूरी अर्थतंत्र में धन की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। जैसे रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। तो जब RBI जितने भी वाणिज्य बैंक या अनुसूचित बैंक हैं उनको एक अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या बढ़ेगा तो ऋण महंगा होगा और धन की आपूर्ति घटे, लेकिन रेपो रेट का घटना और ऋण सस्ता होना और धन आपूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। वह दर होता है जिस पर
बैंक अपनी अतिरिक्त राशि आरबीआई में जमा करती है। यह रेपो रेट से कम होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सीआरआर बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। इसे सीआरआर बढ़े तो बैंकों के पास ऋण देने के लिए धन कम होगा, जिससे क्या होगी? मार्केट में तरलता कम होगी। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? एसएलआर बैंक अपनी जमा का कुछ हिस्सा नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं। इसे एसएलआर एसएलआर बढ़ेगा तो ऋण देने की क्षमता घटेगी। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री पर होता है। सिक्योरिटी खरीदना बाजार में धन बढ़ाना, सिक्योरिटी बेचना मतलब धन घटाना होता है। गुणात्मक उपकरण होते हैं, इनसे ऋण की दिशा और उद्देश्य को नियंत्रित किया जाता है। मार्जिन आवश्यकताएं होती है, बैंक ऋण देने में गिरवी मूल्य को प्रतिशत तय करता है। नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट राशनिंग होता है। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है? इसमें आरबीआई कुछ क्षेत्रों को ऋण देने पर समय तय कर सकता है। उसके बाद होता है नैतिक नैतिक आग्रह यानी मोरल। आरबीआई बैंकों को नैतिक रूप से सलाह देता है कि वे ऋण नीति और संयम बरते। प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन, यानी बैंक नियमों का पालन ना करे तो आरबीआई कार्रवाई कर सकता है। मौद्रिक नीति समिति, अब इसके बारे में बात करते हैं कि मौद्रिक नीति समिति कब बनी थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गठन हुआ था वर्ष 2016 में, होता है आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन द्वारा। कुल सदस्य होते हैं 6, अध्यक्ष होते हैं गवर्नर, और हर 2 महीने में रेपो रेट और अन्य नीतियों पर निर्णय लेना होता है। लक्ष्य है मुद्रास्फीति को 4% ±2% पर रखना होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम, निष्कर्ष क्या होता है? मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था की क्या होती है? धड़कन होती है। यह तय करती है कि देश में कितना पैसा घूमेगा, ब्याज दरें कैसी होगी और निवेश कितना बढ़ेगी। आरबीआई इसका उपयोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए करता है। फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार जो मुख्य तत्व क्या करते हैं? कर और व्यय यानी टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के बारे में। उद्देश्य क्या होता है इसका? आय वितरण में समानता, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। लोक व्यय की बात करें तो सरकार क्या करती है? जब सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सामाजिक योजनाओं आदि पर किया गया व्यय जो होता है उसे पब्लिक व्यय यानी लोक व्यय कहा जाता है। यह विकास का प्रमुख साधन है। उसके बाद नीति आयोग। नीति आयोग जो आयोग की नीति 2015 में, जब नीति 2015 में योजना आयोग की जगह बना था। इसका उद्देश्य था सहकारी संघवाद, नीति निर्माण और राज्य सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद है यूनियन और एंड उत्तराखंड बजट, यानी बजट क्या होता है? बजट जो होता है वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आर्थिक संतुलन और विकास योजना का राजस्व प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद आते हैं, अगर हम बात करें हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है 1966 में आरंभ हुई थी। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था, उच्च उपज वाली किस्में, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई मशीनरी का उपयोग भी करना था। है ना? भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक हमारे स्वामीनाथन हैं, और विश्व में अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, तो आज की हम जो वीडियो है उसे इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे कि कृषि मूल्य नीति यानी कृषि में एमएसपी का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।